पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की थी और याद रहे कि ये वो फंक्शन है जो जितना बड़ा होता जाता है उतना ही उसके बढ़ने की रफ्तार बढ़ती है। इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर बात करेंगे और इसकी खासियत ये होगी कि ये जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से इसके बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है। तो एक लिहाज से ये एक्सपोनेंशियल का उलट है और हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का उलट है। लेकिन उलट या इनवर्स फंक्शन के माने क्या हैं और किन फंक्शंस के लिए ये वजूद रखते हैं और किन के लिए नहीं रखते, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहूंगा फंक्शन के इनवर्स या उसके उलट के बारे में, और उसके बाद फिर हम इस पर बहस करेंगे कि ये इनवर्स किन हालात में वजूद रख सकता है। अगर कोई सा भी अदद x हो, जब ये किसी फंक्शन g में डाला जाता है तो इससे g ऑफ x बरामद होता है, और ये फिर जब g इनवर्स में डाला जाता है तो यहाँ से g इनवर्स ऑफ g ऑफ x निकलता है, और चूंकि g इनवर्स g का उलट है तो यहाँ से x निकलना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर अगर x g इनवर्स में डाला जाए, इधर से g इनवर्स ऑफ x निकलेगा। g इनवर्स x जब g में जाएगा तो यहाँ से g ऑफ g इनवर्स ऑफ x निकलेगा, और इसको भी x के बराबर होना चाहिए। ये दोनों शराइत लाजमी हैं। चलिए हम g ऑफ x को कोई दूसरा नाम देते हैं, इसको हम y कह देते हैं। अगर g का इनवर्स है तो फिर x को g इनवर्स ऑफ y के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह की बात है कि अगर ये x का कोई सा भी वक्फा हो तो ये y का वक्फा है, ये नुक्ता इधर जाता है, और यहाँ से अगर आप वापस आना चाहें तो भी मुमकिन है, ये नुक्ता इधर जाता है, और अगर आप वापस आना चाहें तो ये रास्ता भी मुमकिन है। चलिए कुछ मिसालों से ये बात वाज़ेह होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि y 4x प्लस 9 है, तो यहाँ से फिर हम ये मालूम करते हैं कि x y बटा 4 इसमें से 9/4 निकाला जाएगा, यानी कि x y का फंक्शन है। यहाँ से हमने ये मालूम कर लिया कि अगर y की कोई सी भी कीमत हो तो x की कीमत क्या होगी। ये तो बहुत ही सादा मिसाल थी। अब एक और मिसाल लेता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि y बराबर है x ताकत 2 जमा 7 के। अब यहाँ से हमने ये मालूम किया कि x स्क्वेर्ड y माइनस 7 है, जिसका मतलब ये हुआ कि x की दो मुमकिना कीमतें हो सकती हैं, या तो मुस्बत कीमत हो सकती है या फिर इसकी कोई मनफी कीमत हो सकती है। और ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। याद रहे कि ये x फंक्शन ऑफ y है और ये भी x फंक्शन ऑफ y है, लेकिन ये दो अलहदा अलहदा फंक्शंस हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इस तरह का। ये ग्राफ शुरू होगा 7 से, इसलिए कि अगर x की कीमत यहाँ 0 रखी जाए तो यहाँ कीमत 7 होगी। फिर ये फंक्शन इस तरफ बढ़ता है और इस तरफ भी उसी तरह से बढ़ता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम y की कोई सी कीमत लेते हैं, ये तो x की क्या कीमत होगी। हो सकता है कि ये हो, मतलब ये कि ये कीमत हो यहाँ पे, या ये कीमत हो। तो y की एक कीमत के लिए आपको x की दो मुमकिना कीमतें मिल सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर वाज़ेह है।
ये इस बात की दलील है कि इसका इन्वर्स इस पूरे वक्फे में वजूद नहीं रखता। ये वजूद रखता है इस तरफ, यानी कि मुस्बत एक्स की कीमतों के लिए, या ये वजूद रखता है मनफी कीमतों के लिए, लेकिन इस पूरे वक्फे के लिए नहीं रखता। पिछली मिसालों में मैंने एक्स का उलट तो निकाल के दिखाया था आपको, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी फंक्शन का उलट निकालने में कामयाब नहीं होते। फ़र्ज़ कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इस तरह का फंक्शन है, एक्स ताकत 12 जमा 6, एक्स ताकत 6 जमा 3, और ये वाई के बराबर है। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक्स क्या फंक्शन है, मतलब ये कि एक्स ऑफ वाई क्या है, तो इसका मैं आसानी से हल नहीं निकाल सकता। लेकिन क्या इस फंक्शन का उलट वजूद रखता है, हमें इस थ्योरम की मदद से मालूम हो सकता है। तो इस थ्योरम का ये कहना है कि अगर एफ ऑफ एक्स सिर्फ बढ़ता हो या सिर्फ घटता हो, यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन हो किसी वक्फे के अंदर, तो उस सूरत में उस फंक्शन का उलट वजूद रखता है। ये बात यहाँ से वाज़े होगी। ये कोई सा वक्फा है एक्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्ज़ कर लीजिए। अब अगर हम y की कोई सी भी कीमत दें, मसलन ये, तो हमें पता चलता है कि x की क्या कीमत होगी, ये जो यहाँ पर है। गोया कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। x अगर मालूम हो तो y मालूम है, अगर y मालूम हो तो हम x मालूम कर सकते हैं। और इस तमाम वक्फे में ये फंक्शन बढ़ता है, कहीं ये घटता नहीं है। और एक बात आप जहन में रखें कि ऐसे फंक्शन के लिए इसका पहला डेरिवेटिव हमेशा मुस्बत कीमतें रखता है। यही बात इस फंक्शन पर सादिक आती है जो सिर्फ घटता है, कम होता चला जाता है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि y की हम कोई कीमत तय करते हैं, तो इसी के साथ हम ये मालूम कर सकते हैं कि x की क्या कीमत है। y जैसे जैसे बदलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो x की कीमतें भी बदलेंगी यहाँ से यहाँ तक। गोया कि यहाँ भी अगर x मालूम हो तो y मालूम हो सकता है, और अगर y मालूम हो तो x मालूम हो सकता। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि ये बात इन कर्व्स पर सादिक नहीं आती। यहाँ पर अगर ये कोई y की कीमत है और मैं जानना चाहता हूँ कि x की क्या कीमत है, तो एक कीमत ये, एक ये, एक ये, लिहाजा इस फंक्शन का कोई उलट नहीं है। सो नो इनवर्स। यहाँ तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि ये जो कर्व मैंने यहाँ खींचा है, ये दरअसल कोई फंक्शन का कर्व भी नहीं है। अगर मैंने कोई सा नुक्ता यहाँ x, कोई सी कीमत x की लगाई, तो इसके हिसाब से y ये भी हो सकता है, और ये भी, और ये भी। गोया कि x से y की कीमतें तय नहीं होती। और अगर y को मैं देखूं, y की कोई सी कीमत यहाँ तय की जाए, तो यहाँ भी आप देखते हैं कि x की ये कीमत हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। चुनाचे ये ना तो फंक्शन है और ना ही इसका कोई इन्वर्स है। अलबत्ता यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है, गोया कि ये सिर्फ बढ़ता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स है।
लेकिन इससे आगे नहीं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स की मिसाल लीजिए। हमसे ये कहा गया कि साइन इन्वर्स 1/2 मालूम किया जाए। अब आपने स्कूल में तो ये ज़रूर पढ़ा था कि π/6 का अगर साइन लिया जाए तो उससे 1/2 मिलता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शायद अब आपने ये सोचा हो कि अगर π/6 को साइन इन्वर्स ऑफ हाफ लिखा जाए तो ये इसका सही जवाब है, लेकिन ये सिर्फ एक हद तक है, इसलिए कि अगर x की कीमतें π/2 और 0 के दरमियान हो तभी ये बात दुरुस्त होगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखें, 0 और π/2 के दरमियान ये एक फंक्शन है जो सिर्फ बढ़ता है। ये बढ़ता है अपनी इंतहा पे और फिर ये घटना शुरू हो जाता। जब साइन की कीमत 1/2 यानी कि 0.5 हो जाती तो उस वक्त यहाँ x की कीमत π/6 होती है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि अगर x की कीमतें तमाम कीमतों पर हम देखें तो फिर इसके अलावा भी हमें बहुत सी दूसरी कीमतें मिलेंगी। यहाँ पर ये 5π/6 है, इधर भी साइन हाफ है, इधर भी साइन हाफ है, इधर भी साइन हाफ है। गोया कि सिर्फ इस वक्फे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स हाफ π/6 है। अगर हम tan की तरफ देखें तो वहाँ भी यही चीज़ नज़र आती है। tan एक तेज़ी से बढ़ने वाला फंक्शन है, तो आप ये देखते हैं कि ये बढ़ता है और फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है इस तरफ, लेकिन ये नीचे भी तो आता है, नीचे आकर फिर ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पर आता है। गोया कि ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। चुनाचे हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि अगर π/4 का tan लिया जाए तो उससे हमें 1 मिलता है, यानी कि π/4 tan इनवर्स 1 है, लेकिन सिर्फ अगर x π/2 और 0 के दरमियान हो। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी कीमत फिर से 1 हो जाएगी, और ये उस वक्त होगी जब x की कीमत 5π/4 होगी यहाँ पे, और फिर आगे भी ये सिलसिला चलता जाएगा। गोया के साइन ऑफ x का कोई इन्वर्स नहीं है, tan ऑफ x का कोई इन्वर्स नहीं है, लेकिन अगर उसके वक्फे को महदूद किया जाए जैसा कि यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर किया गया है, तो फिर उस वक्फे के अंदर उसका इन्वर्स ज़रूर वजूद रखता है। एक आखिरी बात, साइन इन्वर्स को अमूमन आर्क साइन भी कहा जाता, यूँ लिखा जाता, और tan इन्वर्स को आर्क tan लिखा जाता। ये महज इस्तिलाहें हैं। अब हम एक ऐसे थ्योरम पर गौर करेंगे जिसका ताल्लुक किसी भी फंक्शन f ऑफ x के साथ है। इस फंक्शन की खासियत यह है कि इसका पहला डेरिवेटिव मुस्बत कीमतें रखता है किसी वक्फे के अंदर। अब इसका मतलब ये कि इसका ढलवान ऊपर की तरफ है। ऐसी सूरत में इसका उलट ज़रूर वजूद रखता है, यानी कि f को उल्टाया जा सकता है। इसको आप f इन्वर्स कह सकते हैं या g कह सकते हैं, और जो इन्वर्स के डेरिवेटिव की कीमत है वो इस फार्मूले से हासिल की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले हम इसको एक तस्वीरी शक्ल देते हैं ताकि ये हमें बेहतर समझ में आ सके। तो ये कोई सा भी फंक्शन है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है,
जिसका मतलब ये कि ये मुस्तकिल बढ़ता है, कहीं घटता नहीं है, चुनाचे इसका ढलवान मुस्बत कीमतें रखता है किसी वक्फे के अंदर। चलिए यहाँ से यहाँ तक तो हम सिर्फ इस वक्फे की बात कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हम जानते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के होगा, या एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के है। इसके ऊपर अब जंजीरी उसूल यानी कि चेन रूल का इतलाक किया जाएगा, और इस उसूल के तहत सबसे पहले आपको जी को डिफरेंशिएट करना है। इसका आर्गुमेंट एफ ऑफ एक्स ही होगा, और फिर एफ को डिफरेंशिएट करना है एक्स के हिसाब से। और अगर इस तरफ एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ से हमें एक मिलेगा। चुनाचे हमने ये साबित कर लिया कि जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स तो खुद वाई है, ये बराबर है 1/एफ प्राइम एक्स के। और याद रहे कि एफ प्राइम कहीं भी सिफर नहीं हो सकता, चुनाचे ये एक फार्मूला है जिससे हम जान सकते हैं कि इन्वर्स का डेरिवेटिव किस तरह से हासिल किया जाए। इस फार्मूले को बेहतर समझने के लिए अब हम इसका इतलाक मुख्तलिफ मिसालों के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ताकत 3 जमा 1 के, और इसको बेशक आप y कह दें। हम ये जानना चाहते हैं कि जी प्राइम की क्या कीमत है y इक्वल्स 3 पर। चुनाचे सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि x की क्या कीमत बनती है। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि x ताकत 3 बराबर 2 के है, जिससे x हमें 2 ताकत 1/3 मिलता। अब इसके बाद फिर हमें जी प्राइम की कीमत निकालनी है y की वैल्यू 3 पर, और ये है 1/एफ प्राइम। अब एफ प्राइम तो आप ऊपर से निकाल सकते हैं, ये 3x ताकत 2 के है, और फिर यहाँ पर x की ये कीमत लगाई जाए तो फिर इधर से हमें ये जवाब मिलता है 2/3। अब इसको देखें, ये थोड़ा सा पिछले सवाल से ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ f 3 फैक्टर्स को ज़र्ब देकर बनाया गया है। यहाँ भी हम y इक्वल्स 6 पे इसकी कीमत मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि x की क्या कीमत होगी जब y की कीमत 6 है। इसको हल करने के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, और इसका जवाब तो फौरी तौर पर हमें दिखाई देता है कि अगर हमने x को 4 के बराबर कर दिया तो ये देखिए कि ये कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पर आपको 6 मिलेगा। इसके बाद फिर हमें जी प्राइम निकालना है, जिसका मतलब ये कि हमें एफ प्राइम निकालना है। तो एफ प्राइम की कीमत ऊपर इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। तो अब हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स, सबसे पहले इस पहले फैक्टर को डिफरेंशिएट करना है, जिससे हमें x-2 x-3 मिलता। उसके बाद फिर इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना, तो जिसका मतलब ये कि x-1 इंटू x-3 मिलेगा। और फिर इन दो को नहीं छेड़ना, सिर्फ आखिरी वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करना, तो वहाँ से हमें x-1 x-2 मिलता। अब x की कीमत अगर 4 लगाई जाए, यानी कि अगर हम x इक्वल्स 4 पे मालूम करें, तो यहाँ से हमें 2 और 1 मिलता। यहाँ पर हमें 3 और 1 मिलता। यहाँ पर 4
और सॉरी 3 और 2 मिलता, चुनाचे इधर से हमें 11 मिला। और इस तरह से हम जी प्राइम की कीमत निकाल चुके हैं, ये है 1/11। अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसका इतलाक हम लॉगरिथम पर करेंगे। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का उलट या इन्वर्स है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सा भी अदद x एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दें तो उससे e⁻x बरामद होता है, जो फिर लॉगरिथम में जब डाला जाता है तो इससे log ऑफ e⁻x निकलता है, और ये x के बराबर है इसलिए कि log को हमने e⁻x का इन्वर्स कहा हुआ है। इसी तरह अगर x log में डाला जाए तो इससे log ऑफ x निकलता है, जो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डाला जाता है और इससे फिर e⁻log ऑफ x बरामद होता है, और इसको भी x के बराबर होना चाहिए। ये दो इक्वेशंस बहुत अहमियत के हामिल हैं, चुनाचे मैं इनको दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ कि log ऑफ e⁻x x है और e⁻log ऑफ x भी x है। अब इन दो से हम मुख्तलिफ नताइज हासिल करेंगे। सबसे पहले हम x को 0 के बराबर कर देंगे, और इस तरह से हमें पहली इक्वेशन से ये पता चलता है कि log e ताकत 0 खुद 0 है, और क्योंकि अगर आप किसी भी अदद को 0 की ताकत पर चढ़ाएं तो इसका मतलब ये कि ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमें ये नतीजा मिलता है कि 1 का लॉगरिथम 0 है। एक और नतीजा, अगर हम e⁻x को y कहें और कोई से दो आदाद लें x1 और x2, x1 को हम x2 से बड़ा रखेंगे, और क्योंकि हमें पता है कि e⁻x x के बढ़ने के साथ खुद बढ़ता है, तो उसका मतलब फिर ये हुआ कि e⁻x1 e⁻x2 से बड़ा है। एक्सपोनेंशियल एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम log y1 लें तो log y1 log ऑफ e⁻x1 है, और इसका मतलब ये कि ये खुद x1 है, और इसका मतलब फिर ये बना कि log y1 log y2 से बड़ा होगा, बशर्ते कि y1 y2 से बड़ा हो। और ये असल में y1 है, ये y2 है, तो ये दोनों दुरुस्त हैं। गोया कि हमने ये साबित कर दिया कि अगर लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट बढ़ता है तो लॉगरिथम खुद बढ़ता है, और लॉगरिथम एक मोनोटोनिकली बढ़ने वाला फंक्शन है। अब हम लॉगरिथम्स की कुछ अहम सिफात मालूम करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर log a को log b के साथ जमा कर दिया जाए तो वो log a ज़र्ब b के बराबर है। इसको साबित करना बड़ा आसान है। log a को कोई सा नाम दे दीजिए, इसको बेशक आप u कहें, जिसके माने ये हुए कि a e ताकत u के बराबर है। इसी तरह हम log b को कोई दूसरा नाम देंगे, इसको v कहेंगे, यानी कि b फिर बना e ताकत v। अब चलिए हम ये साबित करें कि log ab इसके बराबर है। तो log ab के माने है कि ये log a को अब हम इस शक्ल में लिखेंगे e ताकत u, b को e ताकत v लिखेंगे, और ये आपको पता है कि log e ताकत u जमा v है। लेकिन log जब हम लेते हैं e ताकत u जमा v का, तो ये खुद बना u जमा v,
और u क्या है? ऊपर से हम देखते हैं कि ये log a है और v log b है। चुनाचे हमने ये साबित कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि खाली दो ना होते ए बी, लेकिन कोई तीसरा भी होता है, ए बी सी होता, तो फिर आप इसको यूं लिखते log ए बी सी, यानी कि पहले ए और बी को ज़र्ब दिया जाए। तो हमने अभी ये पता किया कि ये log और ये log जो है इन तमाम का है। तो हमने ये अभी पता किया कि ये log ए बी जमा log सी है, और log ए बी ख़ुद log ए प्लस log बी है, तो ये पूरा बन गया log ए जमा log बी जमा log सी। और अगर 3 नहीं 4 होते तो भी आप इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते। ये तो आसानी से साबित हो गया। अब इसको देखें। यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि log 1/a क्या है। तो ऊपर जो हमने साबित किया log a जमा log b बराबर log a b के, तो यहाँ हम b को अगर 1/a कर दें तो देखें उससे हमारा मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि log a जमा log 1/a ये बराबर है log ए बी के, यानी कि a ज़र्ब 1/a। लेकिन ये तो log 1 बन गया, जो हमने साबित किया है कि 0 है। चुनाचे यहाँ से हमने ये मालूम कर लिया है कि log 1/a मनफी log a के बराबर है। और यहाँ से फिर आप मज़ीद ये आसानी से देख सकते हैं कि अगर log a/b हो तो ये फिर log a जमा log 1/b है, लेकिन log 1/b तो मनफी log b है, यानी कि log a/b log a माइनस log b के बराबर है। अब आप इसका मुकाबला कीजिए ऊपर वाले रिलेशन के साथ। चंद और अहम बातें। सबसे पहले ये देखिए, a ताकत n का मतलब है a ज़र्ब a, ऐसी n टर्म्स हैं। अगर हम log लें a ताकत n का, तो इसका मतलब ये कि हमने log लिया है a ज़र्ब a वगैरह, ऐसे n हैं, तो ये log a जमा log a जमा log a और इस तरह की n टर्म्स बनती हैं, तो इनकी जमा फिर n log a बना। ये एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, इसलिए कि अब हमें ये समझ में आता है कि log इतनी आहिस्तगी से क्यों बढ़ता। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने log 10 किसी तरह से निकाल लिया है। अब तक तो हमने नहीं किया, लेकिन बाद में निकालेंगे। अगर हम log 1000 का लें, यानी कि 10 ताकत 3 का, तो ये से सिर्फ 3 गुना बड़ा है, 3 log 10 बना। अगर हम 1 मिलियन का log लें तो ये 6 गुना बड़ा होगा log 10 के मुकाबले में। और अगर 1 अरब का लें log 10 ताकत 9, तो ये सिर्फ 9 गुना बड़ा है log 10 के मुकाबले में। लिहाजा हम ये देखते हैं कि log बहुत आहिस्तगी से बढ़ता है। एक और बात जो यहाँ से साबित होती है, अगर log a ताकत n log a के बराबर है, तो यहाँ से वाज़ेह है कि a ताकत n e ताकत n log a है। अब यहाँ तो n कोई इंटीजर था, लेकिन अगर ये इंटीजर ना हो, अगर x कोई सा भी अदद हो, मसलन √2 हो या कुछ भी हो, तो भी ये a ताकत x e ताकत x log a के बराबर होता। इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब एक और अहम बात जो हम साबित करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं,
कि log x का डेरिवेटिव क्या है। इसको हम डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या जैसा कि हम लिखते आए हैं इधर प्राइम भी लगा सकते हैं। इसका जवाब हासिल करने के लिए याद रहे कि e log x खुद x के बराबर है। तो मैंने यहां पर ये इक्वेशन इस्तेमाल की है। लिहाजा अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें जंजीरी उसूल के इस्तेमाल से, तो एक्सपोनेंशियल को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वही एक्सपोनेंशियल आता है, यानी कि e log x आएगा। आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंशियल का log x है, लेकिन हमें अब log x को एक बार डिफरेंशिएट करना है, और अब इस x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इधर से वाज़े है कि e ताकत log x खुद x है, चुनाचे log x का डेरिवेटिव 1/x बना, यानी कि log x बढ़ता तो ज़रूर है x के साथ, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार x के साथ साथ कम होती जा रही है। अगरचे log की कीमतें निकालना हमने अब तक सीखा नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि log बढ़ रहा है जैसे जैसे x बढ़ता है। जब x की कीमत 1 हो जाती है तो log 0 हो जाता है, और फिर ये बढ़ता बढ़ता ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार में कमी आती जा रही है जैसे जैसे x बढ़ता है। हमने log x को तो डिफरेंशिएट करना सीख लिया, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हम हल करेंगे जिनका ताल्लुक log के साथ है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहां 1 जमा एप्सिलॉन x है। एप्सिलॉन बहुत बहुत छोटा है और इसकी ताकत 1/एप्सिलॉन है, यानी कि अगर एप्सिलॉन छोटा है तो 1/एप्सिलॉन बहुत बड़ा है। मेरा मुद्दा यह है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 के नज़दीक पहुंचेगा, वैसे वैसे जो कुछ इस तरफ है वो e ताकत x के नज़दीक पहुंचेगा। अब ये शक्ल इस तरह की है कि 1 जमा कोई बहुत ही छोटा अदद है, उसको हम बार बार ज़र्ब दे रहे हैं अपने आप से, और इस वक्त तो वाज़े नहीं है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर इसको हम यूं लिख लें, यानी कि e1/एप्सिलॉन log ऑफ 1+एप्सिलॉन x, तो ये इसलिए मुमकिन है कि हम a ताकत x को e ताकत x log a लिख सकते हैं। हमने ये थोड़ी देर पहले देखा। अब यहां पर log 1+एप्सिलॉन x, जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो log 0 के नज़दीक पहुंचेगा, लेकिन नीचे एप्सिलॉन है ये भी 0 के नज़दीक पहुंच रहा है। लिहाजा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इसका रेशो है, इन दो का जो तनासुब है, ये क्या बनेगा एप्सिलॉन जब छोटा होगा। तो एप्सिलॉन छोटा होता जा रहा है, इसका क्या बन रहा है। हमने पिछले लेक्चर्स में इसी तरह की चीज़ देखी थी और लोपिताल्स रूल डिराइव किया था, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम ऊपर और नीचे जो फंक्शंस हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते जाएं तो बिल आखिर हमें कोई लिमिट मिल सकता है। चलिए हम log को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर log को डिफरेंशिएट करें तो फिर हमें ये चीज़ मिलती है, लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट को भी हमें डिफरेंशिएट करना है, चुनाचे यहाँ से हमें x मिला, और जब एप्सिलॉन को डिफरेंशिएट किया एप्सिलॉन के हवाले से तो हमें 1 मिलेगा। अब जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाता है तो एप्सिलॉन गोज़ टू 0, ये फिर x के नज़दीक पहुंचेगा। चुनाचे ये जो हमने ऊपर लिखा है
जो इसकी ताकत है ये फिर x पे पहुंचेगी, और यूं हमने ये साबित कर लिया है कि 1 प्लस एप्सिलॉन x ताकत 1/एप्सिलॉन ई ताकत x के बराबर है। तो ये साबित हो गया। अब यहां देखें, इधर फंक्शन f है जो g ताकत h के बराबर है। अब सबसे पहले मैं इस x को गायब कर दूंगा, इसलिए कि ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। चुनाचे अब हम f को एक ज़्यादा साफ शक्ल में लिख सकते हैं। इसको मैं यूं लिखता हूं, e ताकत h log g। अब ये g और h दोनों x के फंक्शंस हैं। मैं अब इसका अगर डेरिवेटिव लूं तो जंजीरी उसूल के मुताबिक सबसे पहले मुझे e को डिफरेंशिएट करना है इस आर्ग्यूमेंट पर। चुनाचे मुझे यहां से मिल गया h log g। अब मुझे इसके आर्ग्यूमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करना है, और अब सबसे पहले आप ये देखें कि e h log g को दोबारा मैं f लिखने वाला हूं, या g ताकत h, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना तो अब हमारे लिए आसान हो गया। यहाँ से हमें सबसे पहले h प्राइम मिलेगा, और इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, फिर h को मैं नहीं छेड़ूंगा, और log g को डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले मुझे 1/g मिलेगा, और फिर g को डिफरेंशिएट करना जिससे हमें g प्राइम मिलता, और ये इसका मुकम्मल जवाब है। जिन फंक्शंस का इस लेक्चर में तज़किरा हुआ, यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये नहायत ही हमवार किस्म के फंक्शंस हैं, और अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे कि हर हमवार फंक्शन को, स्मूथ फंक्शन को हम एक पॉलिनोमियल की सीरीज में खोल सकते हैं। गोया कि एक पॉलिनोमियल इनके लिए एक बड़ी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन बनती है। ये अगले लेक्चर का मौजू बनेगा।